हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी स्क्वाड। तो आज के लेक्चर में हम मल्टी एजेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में मास कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एजेंट क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट एक ऐसा एंटिटी या सिस्टम होता है जो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म करता है। इन्वायरमेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? इन्वायरमेंट का मतलब हुआ वो सराउंडिंग जहाँ सिस्टम ऑपरेट करता है। ये एजेंट कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, रोबोट, सेंसर सिस्टम, इंटेलिजेंट मशीन कुछ भी हो सकता है। इंटेलिजेंट मशीन का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट मशीन का मतलब हुआ स्मार्ट सिस्टम जो डिसीजन ले सकता है। जब सिस्टम में सिर्फ एक ही एजेंट होता है जो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है और डिसीजन लेता है, तो उस सिस्टम को सिंगल एजेंट सिस्टम कहा जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि एक सिंगल एजेंट उन्हें एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर पाता। ऐसे केसेस में मल्टीपल एजेंट्स को एक साथ काम करना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम मल्टी एजेंट सिस्टम। मल्टी एजेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां मल्टीपल इंटेलिजेंट एजेंट्स एक शेयर्ड इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए अपने इंडिविजुअल गोल्स या कलेक्टिव गोल्स को अचीव करते हैं। ये एजेंट कभी कोऑपरेट करते हैं, कभी compete करते हैं और कभी कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? मिलकर काम करना। compete का मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करना और कोऑर्डिनेट का मतलब अपने एक्शंस को ऑर्गेनाइज और सिंक्रोनाइज करना। मल्टी एजेंट सिस्टम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर स्प्रेड होते हैं, और डायनेमिक होते हैं, मतलब टाइम के साथ चेंज होने वाली चीज़ें। इन जगहों पे मल्टी एजेंट सिस्टम का यूज़ होता है। अब बात करते हैं की आइडिया ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम्स। मल्टी एजेंट सिस्टम्स का मेन आइडिया ये है कि मल्टीपल एजेंट्स एक ही इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं और एक दूसरे के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस इन्वायरमेंट को शेयर्ड इन्वायरमेंट कहा जाता है। शेयर्ड इन्वायरमेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? शेयर्ड इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ मल्टीपल एजेंट्स साइमल्टेनियसली काम करते हैं। इस इन्वायरमेंट में एजेंट्स के बीच इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एजेंट्स को सिर्फ इन्वायरमेंट के चेंजेस को ऑब्जर्व करना नहीं होता, बल्कि उन्हें दूसरे एजेंट्स के बिहेवियर को भी समझना होता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर एक रोबोट किसी वेयर हाउस में काम कर रहा है और वहाँ दूसरे रोबोट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हर रोबोट को ये पता होना चाहिए कि दूसरा रोबोट क्या कर रहा है, ताकि कोलिजन ना हो और टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके। मल्टी एजेंट सिस्टम में एजेंट्स के एक्शंस एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। कभी एजेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कभी रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम जनरली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसा सिस्टम जहां कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हर एजेंट अपने लेवल पर इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है और सिस्टम में कोई सिंगल अथॉरिटी सब एजेंट्स को कंट्रोल नहीं करती। एजेंट्स को इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नेगोशिएशन का क्या मतलब हुआ? नेगोशिएशन का मतलब हुआ एग्रीमेंट तक पहुंचने की प्रोसेस। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? एक्शंस को सिंक्रोनाइज करना।
लेकिन मल्टी एजेंट सिस्टम्स को डिज़ाइन करना भी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि एजेंट्स के इंटरेक्शन से अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर इमर्ज होता है। अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर का मतलब हुआ ऐसा बिहेवियर जो पहले से एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम्स की। मल्टी एजेंट सिस्टम्स को उनके बिहेवियर और इंटरैक्शन स्टाइल के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला टाइप होता है कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एजेंट एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस सिस्टम में एजेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और टास्क शेयर करते हैं ताकि काम एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर मल्टीपल ड्रोन्स किसी डिजास्टर एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू मिशन परफॉर्म कर रहे हैं और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करके मिसिंग पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। हमारा दूसरा टाइप है कॉम्पिटिटिव मल्टी एजेंट सिस्टम। कॉम्पिटिटिव मल्टी एजेंट सिस्टम में एजेंट्स के गोल्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं और एजेंट्स लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। यहाँ हर एजेंट अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम्स या फाइनेंशियल ट्रेडिंग एजेंट्स, जहाँ हर एजेंट ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। देन आता है हमारा मिक्स्ड मल्टी एजेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, कभी एजेंट कोऑपरेट करता है तो कभी compete करता है, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। रियल वर्ल्ड में बहुत सारे सिस्टम्स मिक्स्ड नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि कंपनीज कभी देखते होंगे कि पार्टनरशिप करके न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है, तो कभी मार्केट में एक दूसरे से compete करती है, कभी साथ मिलकर काम करेगी तो कभी एक दूसरे से कंपटीशन करेगी। तो ये होता है हमारा मिक्स्ड मल्टी एजेंट सिस्टम। अब बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम्स। मल्टी एजेंट सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो उन्हें यूनिक और पावरफुल बनाती है। सबसे पहला फीचर होता है ऑटोनोमस एजेंट्स। ऑटोनोमस एजेंट्स का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस एजेंट्स का मतलब होता है वो एजेंट्स जो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं। हर एजेंट अपने गोल्स, नॉलेज और इन्वायरमेंट परसेप्शन के बेसिस पर डिसीजन लेता है और किसी सेंट्रल कंट्रोलर पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा फीचर है इंटरैक्शन। एजेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं या compete करते हैं। ये इंटरैक्शन ही मास को फंक्शनल बनाता है, क्योंकि एजेंट्स एक दूसरे की एक्शन को ऑब्जर्व करके अपने डिसीजंस एडजस्ट करते हैं। तीसरा फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग का वर्कलोड मल्टीपल एजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एजेंट एक स्पेसिफिक पार्ट सॉल्व करता है, तो ओवरऑल सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसका मतलब ये है। और चौथा फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें कोई सिंगल सेंट्रल कंट्रोलर नहीं होता और हर एजेंट इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है। ये सिस्टम को रोबस्ट बनाता है, क्योंकि अगर एक एजेंट फेल हो जाए तो सिस्टम कंप्लीटली स्टॉप नहीं होता। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज़ मल्टी एजेंट सिस्टम्स। मल्टी एजेंट सिस्टम्स का कहाँ यूज़ होता है ज़्यादा? मल्टी एजेंट सिस्टम्स उन इन्वायरमेंट में यूज़फुल होता है जहां मल्टीपल एंटिटीज़ को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने होते हैं और जहां सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए समझो, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स। इनमें क्या होता है, इनमें डिफरेंट ट्रैफिक लाइट्स और व्हीकल्स कोऑर्डिनेट करके ट्रैफिक फ्लो मैनेज करते हैं। दूसरा हो गया रोबोटिक सिस्टम्स। रोबोटिक सिस्टम्स में क्या होता है, इसमें मल्टीपल रोबोट्स मिलकर वेयर हाउस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लार्ज स्केल सिमुलेशन जैसे इकोनॉमिक मॉडलिंग या क्लाइमेट मॉडलिंग में भी मास का यूज़ होता है, जहां डिफरेंट एजेंट्स डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं।
अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम इन वेयर हाउस रोबोट्स। इस कॉन्सेप्ट को अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, आजकल जो बड़े वेयर हाउसेस होते हैं जैसे अमेज़ॉन हो गया या फ्लिपकार्ट, वहाँ पर मल्टीपल रोबोट्स एक साथ काम करते हैं और पैकेजेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यहाँ पर एक सिंगल रोबोट नहीं बल्कि बहुत सारे रोबोट्स मिलकर काम करते हैं, इसीलिए ये एक मल्टी एजेंट सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर रोबोट एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, और अपने लेवल पर डिसीजन लेता है, लेकिन सब रोबोट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है ताकि कोलिजन ना हो, एक दूसरे से टकराए ना और काम एफिशिएंटली हो। अब इन रोबोट्स के पास भी डिफरेंट एआई कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो उन्हें स्मार्ट बनाती है। सबसे पहला आता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो इन्वायरमेंट का इंटरनल मॉडल बना के काम करता है। उसका यूज़ रोबोट्स नेविगेशन में करते हैं, मतलब रोबोट को पता होता है कि वेयर हाउस का लेआउट कैसा है और उसे किस डायरेक्शन में मूव करना है। उसके बाद आता है गोल बेस्ड प्लानिंग। इसमें क्या होता है? गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है। इसमें रोबोट्स को एक गोल दिया जाता है, जैसे स्पेसिफिक पैकेज को पिक करना। फिर रोबोट क्या करता है? फिर रोबोट प्लान करता है कि उस गोल तक कैसे पहुंचना है और कौन से स्टेप्स फॉलो करना है। फिर आता है यूटिलिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा डिसीजन जिसमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन बेनिफिट या यूज़फुलनेस। यहाँ क्या होता है? यहाँ रोबोट डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क पहले करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 पैकेजेस है तो रोबोट डिसाइड करेगा कौन सा पहले डिलीवर करना ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लर्निंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस से सीखने की एबिलिटी। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है रोबोट्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है और धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। जैसे अगर कोई रूट स्लो है तो रोबोट नेक्स्ट टाइम बेटर और फास्टर रूट चूज़ करेगा। इससे रूट ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होता है। मतलब रूट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ? रूट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हुआ बेस्ट और फास्टेस्ट पाथ चूज़ करना। तो इस तरह वेयर हाउस में मल्टीपल रोबोट्स मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट करते हैं। इसी वजह से वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन मल्टी एजेंट सिस्टम का एक बेस्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल माना जाता है। अब हम बात करते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स के बारे में, यानी वो बेसिक पार्ट्स जिनसे मिलकर मल्टी एजेंट सिस्टम बनता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एजेंट्स। एजेंट्स सिस्टम के इंडिविजुअल यूनिट, मतलब अलग अलग इंटेलिजेंट पार्ट्स होते हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। हर एजेंट के पास अपनी एबिलिटीज़ होती है, नॉलेज होती है और गोल्स होते हैं। एबिलिटीज़ का मतलब हो गया कुछ टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी। नॉलेज का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन जो उसके पास होती है पहले से। और गोल्स का मतलब हो गया जो टारगेट वो अचीव करना चाहता है। ये एजेंट्स सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, जैसे चैटबॉट्स हो गए, और एडवांस्ड रोबोट्स भी हो सकते हैं जो लर्निंग और अडेप्टेशन कर सकते हैं। मतलब हर एजेंट अपने लेवल पर स्मार्ट होता है और इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो स्पेस या सराउंडिंग जहाँ एजेंट काम करते हैं। ये इन्वायरमेंट 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, रियल वर्ल्ड जैसे फैक्ट्री, वेयर हाउस,
ट्रैफिक सिस्टम, और दूसरा होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट या डिजिटल इन्वायरमेंट, डिजिटल वर्ल्ड, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सिमुलेशन सिस्टम्स। इन्वायरमेंट एजेंट्स के बिहेवियर को अफेक्ट करता है, क्योंकि एजेंट्स इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। तीसरा कंपोनेंट होता है इंटरैक्शंस। इंटरैक्शन का मतलब होता है एजेंट का एक दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट होना और रिएक्ट करना। मल्टी एजेंट सिस्टम में एजेंट्स अकेला काम नहीं करता, बल्कि वो एक दूसरे के एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। इंटरैक्शन के थ्रू एजेंट्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, मतलब डेटा शेयर करना हो गया, और मिलकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं। यही चीज़ सिस्टम को प्रॉपरली चलने में हेल्प करती है। चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को मल्टी एजेंट सिस्टम का बैकबोन, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। कम्युनिकेशन के बिना एजेंट्स एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के थ्रू एजेंट्स इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, मतलब एग्रीमेंट या डिसीजन तक पहुंचना, उसे हम नेगोशिएशन कहते हैं। फिर अपने टास्क को कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब सिंक्रोनाइज करना एक साथ। अच्छी कम्युनिकेशन होने पर सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होता है और एजेंट्स बेटर डिसीजन ले पाते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम्स की आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर का मतलब होता है एजेंट का इंटरनल डिज़ाइन, मतलब अंदर से एजेंट कैसे काम करता है और कैसे डिसीजन लेता है। डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट आर्किटेक्चर्स यूज़ किया जाता है। सबसे पहला टाइप होता है रिएक्टिव आर्किटेक्चर। इस टाइप में एजेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के सिग्नल्स या इवेंट्स का मतलब होता है स्टिमुली पर रिएक्ट करते हैं। मतलब एजेंट ज़्यादा सोचता या प्लान नहीं करता, बस जो इनपुट मिलता है उसके अकॉर्डिंग तुरंत एक्शन ले लेता है। ये बिल्कुल फास्ट सिस्टम होता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट को अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो वो तुरंत डायरेक्शन चेंज कर लेता है बिना ज़्यादा प्लानिंग के। इस टाइप का सिस्टम सिंपल होता है और जहाँ क्विक एक्शन चाहिए वहाँ यूज़ होता है। दूसरा टाइप है डेलिबरेटिव या कॉग्निटिव आर्किटेक्चर। इस टाइप में एजेंट थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करता है। ये सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि इन्वायरमेंट का इंटरनल मॉडल बना के रखता है। इंटरनल मॉडल का मतलब होता है इन्वायरमेंट का एक मेंटल या स्टोर्ड रिप्रेजेंटेशन। फिर एजेंट प्लानिंग, रीजनिंग और गोल सिलेक्शन करता है। प्लानिंग का मतलब पहले से सोचकर स्टेप्स डिसाइड करना। रीजनिंग का मतलब क्या हुआ? लॉजिक यूज़ करके डिसीजन लेना। और गोल सिलेक्शन का मतलब हुआ कौन सा गोल अचीव करना है उसको चूज़ करना। और उसके बाद एक्शन परफॉर्म करता है। ये तीनों चीज़ करने के बाद, प्लानिंग, रीजनिंग और गोल सिलेक्शन करने के बाद एक्शन परफॉर्म करता है। ये आर्किटेक्चर उन सिचुएशंस में यूज़ होता है जहाँ डिसीजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और सिर्फ फास्ट रिएक्शन से काम नहीं चलता। तीसरा टाइप होता है हाइब्रिड आर्किटेक्चर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये रिएक्टिव और डिलिबरेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी मिक्सअप होता है। इसमें एजेंट ज़रूरत पड़ने पर जल्दी रिएक्ट भी कर सकता है और जब टाइम मिले तो प्लानिंग और रीजनिंग भी कर सकता है। मतलब ये बैलेंस बनाता है स्पीड और इंटेलिजेंस के बीच। एग्जाम्पल के लिए समझो, ऑटोनोमस व्हीकल जैसे होते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए। अगर अचानक सामने ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो कार तुरंत ब्रेक लगाती है। उसे बोलते हैं रिएक्टिव बिहेवियर। रिएक्टिव बिहेवियर की वजह से तुरंत ब्रेक लगती है। लेकिन रूट प्लानिंग या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो प्लानिंग भी करती है, यानी डिलिबरेटिव बिहेवियर भी दिखाती है जहां उसको टाइम मिल जाता है। इस तरह डिफरेंट आर्किटेक्चर्स यूज़ करके मल्टी एजेंट सिस्टम को डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि सिस्टम एफिशिएंट और स्मार्ट दोनों हो सके।
अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम। स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर एजेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है और वो एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। ये डिसाइड करता है कि सिस्टम में कंट्रोल कैसे फ्लो करेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा और डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। इसमें सारे एजेंट्स एक ही लेवल पर होते हैं, यानी सबका इक्वल स्टेटस होता है, कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं होता। यहाँ कोई हायरार्की नहीं होती, मतलब कोई बॉस एजेंट या कंट्रोल एजेंट नहीं होता। हर एजेंट डायरेक्टली दूसरे एजेंट के साथ पीयर टू पीयर कम्युनिकेट करता है, मतलब सीधा या इक्वल लेवल पर कम्युनिकेट करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम सिंपल और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन कभी कभी कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये स्ट्रक्चर जनरली स्वार्म रोबोटिक्स और सेंसर नेटवर्क्स में यूज़ होता है। इसके बाद आता है हायरार्कियल स्ट्रक्चर। इसमें एजेंट्स को डिफरेंट लेवल्स या लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है जहाँ अपर लेवल एजेंट्स प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन हैंडल करते हैं और लोअर लेवल एजेंट्स एक्चुअल काम या टास्क परफॉर्म करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है और कॉम्प्लेक्स टास्क को सिस्टमैटिकली मैनेज किया जा सकता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है, जैसे कंपनी में मैनेजर और एम्प्लॉय का सिस्टम हो गया, इस तरीके से। इसके बाद आता है होलोनिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें एजेंट्स को होलोन्स कहा जाता है। होलोन एक ऐसा यूनिट होता है जो इंडिपेंडेंट भी होता है और एक बड़े सिस्टम का पार्ट भी होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक एजेंट अपने लेवल पर खुद डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब ज़रूरत हो तो दूसरे एजेंट्स के साथ मिलकर भी काम कर सकता है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी फ्लेक्सिबल और स्केलेबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, ईजिली अडेप्ट होने वाला, और स्केलेबल का मतलब हुआ ईजिली एक्सपैंड होने वाला। इसलिए कॉम्प्लेक्स और चेंजिंग सिस्टम में ये बहुत यूज़फुल होता है। और लास्ट में आता है ऑर्गेनाइजेशनल या नेटवर्क स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में एजेंट्स फिक्स्ड पोजीशन में नहीं होते, बल्कि वो टीम्स या ग्रुप्स बना लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द टास्क। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक काम है तो एजेंट एक ग्रुप बनाकर काम करेंगे, और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो ग्रुप चेंज भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर डायनेमिक होता है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत यूज़फुल है, जहाँ कंडीशंस बार बार चेंज होती रहती है। अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम्स की। यहाँ हम समझेंगे कि मल्टी एजेंट सिस्टम्स में एजेंट का बिहेवियर कैसा होता है, यानी एजेंट सिस्टम के अंदर कैसे एक्ट करते हैं और कैसे डिसीजंस लेते हैं। सबसे पहला बिहेवियर होता है ऑटोनोमस बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एजेंट्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, यानी वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं बिना किसी सेंट्रल कंट्रोलर के। हर एजेंट अपने नॉलेज, गोल्स और इन्वॉल्वमेंट परसेप्शन के बेसिस पर एक्शन लेता है। नॉलेज का मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, गोल्स का मतलब जो वो अचीव करना चाहता है, इन्वॉल्वमेंट परसेप्शन का मतलब इन्वॉल्वमेंट को ऑब्जर्व करके मिलने वाली इंफॉर्मेशन, इसके बेसिस पे एक्शन लेता है। इससे सिस्टम फ्लेक्सिबल और रोबस्ट बनता है, क्योंकि हर एजेंट अपने लेवल पर स्मार्ट होता है। दूसरा बिहेवियर होता है कोऑपरेटिव बिहेवियर। इसमें एजेंट्स एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए मिलकर काम करते हैं। वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, टास्क डिवाइड करते हैं और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, ताकि काम एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके। एग्जाम्पल के लिए समझो कि अगर मल्टीपल रोबोट्स एक वेयर हाउस में काम कर रहे हैं तो वो मिलकर पैकेजेस मूव करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
तीसरा बिहेवियर है कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। इस सिचुएशन में एजेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेस या रिवॉर्ड्स के लिए compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं। यहाँ हर एजेंट अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, मतलब वो ऐसे डिसीजन लेता है जिससे उसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए समझो, ऑनलाइन गेम्स हो गए जैसे, या स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम हो गए, जहाँ हर एजेंट जीतने या प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। चौथा बिहेवियर होता है अडैप्टिव बिहेवियर। इसमें क्या होता है, इसमें एजेंट्स एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जिसे हम लर्निंग भी कहते हैं। टाइम के साथ एजेंट्स अपनी स्ट्रैटेजीज इम्प्रूव करते हैं और बेटर डिसीजन लेने लगते हैं। मतलब जितना ज़्यादा सिस्टम रन करेगा उतना ही एजेंट स्मार्टर होता जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है इमर्जेंट बिहेवियर। इमर्जेंट का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है बिना किसी डायरेक्ट कंट्रोल के। जब सिंपल एजेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उनके सिंपल एक्शन से एक कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, एंट कॉलोनी या बर्ड फ्लॉकिंग। एंट कॉलोनी का मतलब चींटियों का ग्रुप, बर्ड फ्लॉकिंग का मतलब होता है पक्षियों का ग्रुप एक डायरेक्शन में उड़ता है, जो उसे कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हर इंडिविजुअल एजेंट सिर्फ सिंपल रूल फॉलो करता है, लेकिन ग्रुप का ओवरऑल बिहेवियर बहुत इंटेलिजेंट और कोऑर्डिनेटेड लगता है। अब हम बात करते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में, यानी ये सिस्टम एक्चुअली कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मल्टी एजेंट सिस्टम्स का यूज़ आज के टाइम में बहुत सारी फील्ड में हो रहा है। सबसे पहली फील्ड हमारी हो जाती है रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में, जहाँ मल्टीपल रोबोट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था वेयर हाउसेज में रोबोट्स पैकेजेस को मूव करते हैं, या रेस्क्यू मिशन में बात कर लो तो वहाँ रोबोट्स मिलकर किसी को ढूंढने का काम करते हैं। इसके बाद स्मार्ट सिटीज़ में भी मल्टी एजेंट सिस्टम का यूज़ होता है, जहां ट्रैफिक लाइट्स और व्हीकल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करते हैं। इकोनॉमिक्स और ट्रेडिंग में भी मल्टी एजेंट सिस्टम का यूज़ होता है, जहां ऑटोनोमस एजेंट्स स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में भी मल्टी एजेंट सिस्टम काफ़ी यूज़फुल है, जहां हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और पेशेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन करके रिसोर्सेज का बेटर यूज़ किया जाता है। गेमिंग इंडस्ट्री में भी मल्टी एजेंट सिस्टम का यूज़ स्मार्ट एनपीसीज बनाने के लिए होता है, जो रियलिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। एनपीसीज का मतलब होता है नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, गेम के एआई कैरेक्टर्स कह सकते हो। और साइबर सिक्योरिटी में भी डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट्स नेटवर्क को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और इंट्रूजन डिटेक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम्स के एडवांटेज के बारे में, यानी ये सिस्टम इतना पावरफुल क्यों है। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि सिस्टम में कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता। अगर एक एजेंट फेल हो जाए तो भी सिस्टम काम करता रहता है, जो सिस्टम को रोबस्ट बनाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बनाता है। दूसरा एडवांटेज होता है स्केलेबिलिटी, यानी सिस्टम में नए एजेंट्स ईजिली ऐड किए जा सकते हैं बिना पूरे सिस्टम को चेंज किए। तीसरा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें सिस्टम चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकता है। और चौथा एडवांटेज है एफिशिएंसी, जहां वर्कलोड मल्टीपल एजेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे काम फास्टर और बेटर होता है। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज है जो कि है इमर्जेंट इंटेलिजेंस, जहां सिंपल एजेंट्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट बिहेवियर क्रिएट कर देते हैं बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के। अब देखते हैं कि मल्टी एजेंट सिस्टम डिज़ाइन करते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं।
सबसे बड़ा चैलेंज है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सिटी, जहां मल्टीपल एजेंट्स के एक्शन को सिंक्रोनाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ तो सिस्टम इनएफिशिएंट हो सकता है। दूसरा चैलेंज है कम्युनिकेशन ओवरहेड, जहां एजेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम को स्लो कर देता है। तीसरा चैलेंज है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जहां एजेंट्स के गोल अलग अलग होते हैं और सिस्टम को उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना पड़ता है। चौथा चैलेंज है स्केलेबिलिटी इशू, जब एजेंट्स के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, जहां सिस्टम को इंश्योर करना पड़ता है कि कोई गलत इंटेंशन वाला या अनरिलायबल एजेंट सिस्टम को अफेक्ट ना करे। तो यही सब चैलेंजेस हमें एजेंट को डिज़ाइन करते वक्त फेस करना पड़ता है। तो हमने ये टॉपिक अच्छे से कवर किया है, डिटेल में बिल्कुल कुछ भी नहीं स्किप हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।